जैसे ही विक्रम ने यह सुना कि राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ से विक्रम को बंदी बनाने के लिए कहती है, तो इतना सुनकर विक्रम बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि विक्रम जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रमुखी उसे मौत के घाट उतरवा देगी। क्योंकि राज्य के सभी वासी जानते थे कि राजकुमारी चंद्रमुखी और उसकी मां एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि केशवपुर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। विक्रम अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सबकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रमुखी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो क्रोध से तमतमाए मंत्री रघुनाथ से बोली, मंत्री जी, विक्रम भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में विक्रम चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रमुखी विक्रम के हाथ की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। विक्रम ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो यह सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं ना कहीं होगी, और मुझे शक है कि विक्रम उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रमुखी तो फिर विक्रम के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चली। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगी और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगी। तभी वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी से बोला, राजकुमारी चंद्रमुखी, विक्रम आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीता है, इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। वीरू राजकुमारी चंद्रमुखी के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रमुखी अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी चंद्रमुखी गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, वीरू को उसका इनाम दे दो। राजकुमारी चंद्रमुखी का आदेश सुनकर एक सैनिक ने अपनी तुरंत तलवार निकाल ली और वीरू की गर्दन के ऊपर वार कर दिया। वीरू चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी चंद्रमुखी मंत्री रघुनाथ विक्रम की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। वीरू की लाश को देखकर अफसोस भरे स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे। वीरू जो स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इनाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर विक्रम घने जंगल की ओर लगातार भागे जा रहा था। भागते भागते विक्रम के पांव जवाब दे चुके थे। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। विक्रम दौड़ता हुआ उस तालाब के पास जाकर उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद विक्रम कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मूर्ति मुझे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रमुखी की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानवी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रमुखी अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर ना उतार दे। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना बोलकर विक्रम फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूं, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वह कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। विक्रम ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़े हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में विक्रम साधु की ओर देखकर चौंक हुए बोला, कौन है आप? साधु ने कहा, मैं एक साधु हूं जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। विक्रम ने पूछा, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। कैसा वनवास? साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा, चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? यह सुनकर विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा। हां साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूं। मेरा नाम विक्रम है। लेकिन आप कैसे जानते हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, मगर अफसोस तुम अपने आप अभी तक जान नहीं पाए। अच्छा यह बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
साधु की बात सुनकर विक्रम साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी चंद्रमुखी की बनाई थी, लेकिन ना जाने वो कैसे किसी दूसरी स्त्री की मूर्ति बन गई जो कि राजकुमारी चंद्रमुखी से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को जानता हूं, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो। विक्रम की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में विक्रम से बोले, वह मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी, क्योंकि तुम्हारी वही नियति थी। समय आ गया है रहस्य से पर्दा उठाने का, चलो मेरे साथ। विक्रम ने पूछा कहा। साधु ने कहा, यही पास में मेरी कुटिया है, तुम बिल्कुल सही समय पर यहां आए हो। आज की रात अमावस की रात है, कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। विक्रम साधु के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया में पहुंचकर साधु हाथ में एक कलश में जल लेकर विक्रम को पकड़ते हुए बोले, इस जल को पी लो। जैसे ही तुम इस जल को पियोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। विक्रम ने साधु के हाथ से कलश को ले लिया और जल को पीने लगा। जल को पीते ही विक्रम का सर बुरी तरह से चकराने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने दृश्य घूमने लगे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद विक्रम अपनी आंखें खोलते हुए साधु से बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया है साधु महाराज। साधु ने कहा, तो फिर समय आ गया है विक्रम, तुम मेरे साथ अभी और इसी समय राजमहल में चलोगे। इतना बोलकर साधु ने अपने हाथ की छड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाना प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर में एक गोल आकार का द्वार जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था वहां पर बन गया। साधु उस द्वार को देखकर विक्रम से बोले, जैसे ही हम दोनों इस द्वार को पार करेंगे सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। इधर